हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी आईक्यू में। और दोस्तों, जो हमारी 15 मिनट वाली सीरीज थी जहां पे हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की बात शुरू की थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आदिकाल की बात शुरू की थी और आदिकाल के दौरान हम रासो साहित्य तक आए थे। देखिए, ये जो मैं क्रम बता रहा हूं, ये क्रम आपको याद हो जाना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए, मैं बार बार हिंदी साहित्य बोल रहा हूं, मुझे और लग रहा है, पर ये बताना जरूरी है कि जो पेपर 1 और पेपर 2 है, ठीक है, उसमें जो पेपर 1 है ना, उसमें आपके नंबर खासकर जो खंड क है मैथमेटिक्स की तरह आते हैं। लेकिन पेपर 1 का जो पार्ट बी है, यानी कि जो खंड ख है, लोग उसको ना पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं। मैं आपको बताऊं, उस पर जितना अच्छा कमांड रहेगा, हिंदी पे उतना अच्छा कमांड रहेगा, कंप्लीट हिंदी पे। इसलिए कम से कम उसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम रासो साहित्य की बात कर रहे थे, लेकिन इसके पहले हमने सिद्धनाथ साहित्य की बात की है, जैन साहित्य की बात की है ना, हमने खुसरो की बात की है। हम अब रासो साहित्य की बात करते हुए कुछ कंक्लूजन तक जाने की कोशिश करेंगे। आशा है कि इसके पहले के वीडियोस आपने देखे हैं और आशा यह करता हूं कि इसके बाद की वीडियोस भी आप देखते रहेंगे। और मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि कम से कम इस सीरीज के द्वारा, ये अपने आप में अलग एकमात्र ऐसी सीरीज होगी पूरे यूट्यूब के इतिहास में जहां पे एक वीडियो सीरीज के द्वारा आपको पूरा हिंदी साहित्य खत्म होते दिखेगा, मतलब पूरा हो जाएगा कवर, ठीक है। तो आपको किधर और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, रासो साहित्य की बात कर रहे थे, कुछ बिंदु पे बात कर लेते हैं। पहली बात तो कि लास्ट हमने जब रासो साहित्य की बात की थी तो वहां पे कुछ बात ऐसी थी जो रह गई थी, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। रासो साहित्य की प्रामाणिकता के बारे में देखिए, जब हम इतिहास को कंपेयर करते हैं साहित्य से तो कई सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। जैसे कई बार क्या है ना, लोग पौराणिक इतिहास और वास्तविक इतिहास को एक मान लेते हैं, दोनों में डिफरेंस है। यहां पे भी वही बात आएगी। मान लीजिए कि 11वीं 12वीं शताब्दी में या 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में कोई कवि ऐसा रहा जो किसी राजा के दरबार का कवि रहा, दरबारी कवि रहा, चारण भाट, ये चारण भाट प्रकार का कवि रहा, जो कि चारण काल भी कहते हैं इसको। और वे लोग जो आके दरबार में राजा की प्रशंसा में गाना गाते थे और उसके क्या कहते हैं, अगेंस्ट राजा उनको शफियां देते थे, पैसे देते थे। तो चारण भाट या दरबारी कवियों द्वारा जो लिखा इतिहास होता है, उसमें इतिहास का पक्ष भी होता है और कल्पना भी होती है। क्योंकि जिस राजा के लिए लिख रहा है, उस राजा के लिए कुछ नेगेटिव बहुत लिख नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं वो उस इतिहास में कल्पना को डालने की कोशिश करता है, ताकि जो कल्पना पूर्ण इतिहास हो, थोड़ा गौरव का, जैसे कहते हैं ना कि फीलिंग दे राजा को भी और बाद में जो लोग पढ़े भी। तो इसीलिए रासो के जो प्रामाणिकता है उसकी बात आ जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कितना प्रामाणिक है आदिकालीन साहित्य में जो रासो साहित्य, वो कितना प्रामाणिक है। देखिए, कुछ विद्वान, जैसे शुक्ल जी की बात कर ली जाए, राम कुमार वर्मा जी की बात कर जाए, गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी की बात कर ली जाए, डॉक्टर वूलर की बात कर ली जाए, तो इस रचना को पूर्णतः अप्रामाणिक मानते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप हिंदी साहित्य को थोड़ा मैच्योर तरीके से पढ़ोगे तो शुरुआत में, लगभग जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत है ना, वहां पे पहले 50 साल में आपको बेसिकली दो प्रमुख हिंदी साहित्य के समीक्षकों के बीच में एक द्वंद्व देखने को मिलेगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यहां पे जितने साहित्यकारों के नाम लिखे हैं, ये बेसिकली आचार्य शुक्ल के ग्रुप के थे। बाद में आपको नंदलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और नामवर सिंह जैसे बहुत सारे नाम दिखेंगे जो बेसिकली हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रुप के कहे जाते हैं तथा कथित रूप से। कुल मिला के इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, ये विद्वानों के बीच का एक डिफरेंस रहता है जो कि बहुत जरूरी होता है। और मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं कि कैसे शुक्ल जी बनाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो विवाद था, उसके कारण हमको इतना प्रामाणिक और इतनी अच्छी साहित्य की समझ मिली। ऐतिहासिकता जो साहित्य क्लियर रूप से नहीं हो पा रही थी, उसको क्लियर करने में दोनों लोगों के जो व्यू पॉइंट्स है उसका योगदान रहा है। तो ये लोग ये पूर्णतः प्रामाणिक मानते हैं। कुछ विद्वान जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रामाणिक मानते थे, कि यहां पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिला, ठीक है। तो कई अन्य विद्वान, जिसमें मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, गासा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कर्नल दाट, जॉन चीम्स आदि शामिल हैं जो इस रचना को प्रामाणिक मानते हैं। देखिए, प्रामाणिक मतलब पूरी तरीके से सही है, अर्ध प्रामाणिक कुछ इतिहास से कुछ कल्पना है, और पूर्णतः प्रामाणिक मतलब कल्पना ही है। खैर, आप इस बात को जानते होंगे कि जो
द्विवेदी जी का जो पक्ष है, जहां पे वो अर्ध प्रामाणिक कह रहे हैं, कुल मिला के हम उसी निष्कर्ष की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इतिहास की बात कर ले, तराइन के युद्ध की बात कर ले, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता है, गौरी के बारे में पता है, गौरी नहीं गोरी के बारे में पता है, और चंद्रबरदाई के बारे में हमें पता है। भाई उन्होंने तो लिखी ही है। एकदम से इसको अप्रामाणिक घोषित कर देना तर्कपूर्ण नहीं लगता है। और जब आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑफ स्कूल को फॉलो करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत सारी तार्किक चीजें हुई, इसीलिए कहीं ना कहीं अज्ञेय या बाद में मुक्तिबोध वो द्विवेदी जी से सामने न दिखाते हुए भी कहीं ना कहीं द्विवेदी जी के आसपास ही दिखते हैं। ठीक है, वजह तार्किकता। जैसे मुक्तिबोध यथार्थ की बात हमेशा करते हैं, अज्ञेय बात करते हैं, वैसे ही द्विवेदी जी भी। क्योंकि अगर द्विवेदी जी जैसे लोग ना होते तो शायद हम कबीर को उस रूप में ना देख पाते, शायद हम निराला जी को उनका श्रेय न दे पाते, बहुत सारे, प्रेमचंद जी, क्योंकि शुक्ल जी ने तो बहुत सारे लोगों को साइडलाइन कर दिया था। ठीक है, तो कर्नल दाट इन लोग ने क्या माना, इसको प्रामाणिक रचना माना। ठीक है, बात आगे इसकी की जाए तो रासों की प्रामाणिकता क्या है, आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इस रचना की भाषा बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। व्याकरण आदि कोई व्यवस्था नहीं है। मैं पिछली कक्षा में भी इस बारे में बात कर चुका हूं, जो लास्ट वीडियो था वहां पे भी मैंने ये बात बताने की कोशिश की थी कि आचार्य शुक्ल जी थोड़ा ज्यादा रिजिड नहीं हो रहे। भाई आपका जो ग्रामर है, मतलब आप जो इस वीडियो को समय देख रहे हैं, आपका जो ग्रामर है आपके पुरखों से के ग्रामर से बहुत दुरुस्त होगा, उनका ग्रामर उनके पुरखों के ग्रामर से दुरुस्त होगा। तो भाषा इज लाइक अ रिवर ना, नदी के समान है। हम अगर सोचें कि हमसे 1000 साल पहले कोई व्यक्ति कोई रचना कर रहा था और वो हमारे हिसाब से नहीं लिखा है, ये तो बड़ा ही, मतलब जिसे कहते हैं ना कि गंभीर विषय तो नहीं, मैं कहूंगा हल्की सी बात है। खैर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे इन बातों के बाद आप ये मत जानने लग जाएगा कि शुक्ल जी गलत नहीं, बहुत योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। पर कुछ बातें जहां पे थोड़ा सा वो तार्किक नहीं लगते, वो बातें बताना मेरा क्या है, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, खैर आगे बढ़ेगा तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता का प्रश्न 2 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहली समस्या यह है कि इस रचना के 4 संस्करण उपलब्ध हैं और यह निश्चित करना कठिन है कि इसमें से कौन सा संस्करण प्रामाणिक है। ठीक है, रासो के 4 जो संस्करण उपलब्ध है क्या है? वृहद, मध्यम, लघु और लघुतम। मतलब जैसे कि एक ने समरी लिखी, अगले ने उसकी भी समरी लिखी, अगले ने समरी की समरी लिखी, फाइनली ने सिर्फ सेंट्रल आइडिया लिख दिया। इसका कारण यह है कि जो साहित्य आदि काल में रचा गया उसमें आगे के बहुत से कवियों ने मतलब उसमें प्रक्षेप यानी कि चीजों को और जोड़ा। ठीक है, इस कारण रचना में कई ऐसे अंश शामिल हो गए जो संभवतः इसके मूल रचनाकार द्वारा नहीं रचे गए हों। ठीक है, पुनः इस रचना के अंतर्गत जो घटनाएं, तिथियां और वंश परंपराएं वर्णित की गई हैं, उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता भी क्या है, संदेह के घेरे में है। और इस बात पे मैं बिल्कुल शुक्ल जी के साथ हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसे हम सुनते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मच चुके सोहान। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने बाण मारा, उनकी आंख पे लगा, वो गिर गए और फिर एक दोनों को खटार भोर के ये मर गए। असलियत ये नहीं है। इतिहास आप सिर्फ विकिपीडिया कर लोगे तो शायद आप एक असमंजस में रहो या आपको लगे कि शायद वो सही सोर्स नहीं है, पर देयर आर न्यूमरस सोर्सेज जहां से आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु हो चुकी थी जेल में। तो ये तो कुछ अलग सा काव्य रचा गया है। गौरीशंकर हीरारन ओझा ने इस रचना को अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए। क्या? चौहान सूर्यवंशी क्षत्रिय, न कि अग्निवंशी क्षत्रिय। ठीक है, जाहिर सी बात है, चौहान जो थे वो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, ये इन्होंने बोलता क्योंकि उसमें अग्निवंशी बताया गया, अग्नि। ठीक है, चौहानों को आबू के अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया, अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया, किसमें? पृथ्वीराज रासो में। दूसरा, चौहानों की वंशावली के 44 नाम प्रस्तुत, जिनमें से सिर्फ 7 ही प्रामाणिक हैं। तो जो ये 44 नामों की बात की गई जो चंद्रबरदाई जी ने प्रस्तुत किए, बेसिकली उसमें से 7 ही प्रामाणिक नाम निकल के आए इतिहास में। पृथ्वीराज की माता का नाम कमला देवी बताया गया है, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्यों में उनका नाम क्या है? कर्पूरी देवी है। तो जो नाम कमला देवी हमें देखने को मिलता है, बेसिकली वो क्या है? कर्पूरी देवी है। ठीक है, आगे क्या है? पृथ्वीराज जी की माता का नाम कमला देवी बताया गया है, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्यों में ये हो गया। पृथ्वीराज चौहान होना चाहिए कि पिता की मृत्यु की तिथि और उनसे संबंधित कई अन्य घटनाएं काल्पनिक है, डेट भी काल्पनिक है। पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह समर सिंह से होना बताया गया है, जबकि यह संभव नहीं है क्योंकि समर सिंह पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात 100 वर्षों तक जीवित रहे थे।
तो फिर वही बात कि 100 वर्षों तक जीवित रहते, मतलब कि पृथ्वीराज के बाद ही, मृत्यु के बाद उनका जन्म हुआ है कहीं ना कहीं, तो ये भी अप्रामाणिक दिखता है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है, जबकि 30 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब ये भी लगता है कि 30 वर्ष की अवस्था में 14 विवाह उन्होंने कैसे किया होगा, फिर ये 30 वर्ष वाली बात, ठीक है। कई ऐसे शब्द है या कारकों, चिन्हों और क्रिया रूपों का प्रयोग हुआ है जो 16वीं शताब्दी की भाषा के प्रतीत होते हैं। तो ऐसा लग सकता है कि 16वीं शताब्दी में बहुत सारी चीजें इसमें क्या हुई, ऐड हुई हैं। पृथ्वीराज का जन्म और मृत्यु का क्या कहते हैं, संभवतः इतिहास द्वारा स्वीकृति नहीं है। तो जन्म और मृत्यु का जो संवत है, जो समय है, वो क्योंकि हम सबको 1198 के बारे में पता है हुआ है, हमको तराइन के युद्ध के बारे में पता हुआ, हमको मोहम्मद गोरी के बारे में पता हुआ, पर अगर आप पृथ्वीराज रासो देखोगे तो उसमें एक अलग ही डेट है। तो शायद से कल्पना का प्रयोग कर लिया हो माननीय शरद बरदाई जी ने। पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि अंधे पृथ्वीराज ने गोरी को, ये बार बार गौरी लिख रहा है, गोरी होने को मार डाला था, जबकि इतिहास में माना जाता है कि गोरी की मौत 1206 ईस्वी में खोखरों या गक्करों के हाथों हुई थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वीराज चौहान के हाथों उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ठीक है। समग्र रूप से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा, उसमें वर्णित घटनाएं, तिथियां इत्यादि कई ऐसे प्रसंग हैं जो इस रचना की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करते हैं। वस्तुनिष्ठ समीक्षा करें तो मानना पड़ता है कि इन रचना में ऐतिहासिक प्रामाणिकता का उतना ध्यान नहीं रखा गया है जितना किसी रचना से अपेक्षित होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? दरबारी माहौल और चारण परंपरा, जिसमें कवि का उद्देश्य अपने राजा की प्रशस्ति करना अधिक होता है, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना कम। शुरुआत मैंने इसी बात से की थी कि जब चारण और भाट इतिहास लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो इतिहास होता है, माफ करना थोड़ा गला ठीक नहीं है मेरा, जो इतिहास होता है आप इतिहास से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। इसका दूसरा पक्ष भी है कि कई इतिहास ग्रंथों को ऐसा बताया जाता है कि ये जानबूझ के किसी के विरोध करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए भी लिखे गए हैं। तो दोनों पक्ष हमें मिलते हैं, पर दोनों ही पक्ष हमें इतिहास की वास्तविक जानकारी नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो इसमें मेंशन है प्रामाणिक नहीं है, लेकिन किसी पुस्तक में अगर 60% चीजें प्रामाणिक हैं, 40% अप्रामाणिक हैं, तो हम उसको अप्रामाणिक तो नहीं कहेंगे, अर्ध प्रामाणिक कह सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कंक्लूजन है, टीम ऑफ हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्कूल ऑफ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कंक्लूजन है, हम उसके साथ बिल्कुल हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन जो इसका है वो यही निकल के आता है। बाकी एक ट्रेजेडी के रूप में अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो को एक विशेष नजरिए से पढ़ा जाए तो उसमें त्रासद तत्व तो बेहद पैनेपन के साथ उभरता है किंतु नहीं भूलना चाहिए कि यह रचना ट्रेजेडी के ढांचे को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है। इसके लिए इसकी कुछ घटनाएं ट्रेजेडी के ढांचे का अतिक्रमण करती हैं। उदाहरण के तौर पे इसका अंत उतना त्रासद नहीं है कि भावक विरेचन के बिंदु पर पहुंच जाए। यदि गोरी, ठीक है, यदि गोरी पृथ्वीराज को तड़पा कर मारता तो शायद भावक के खून के आंसू पीने को मजबूर हो जाता था पाठक, किंतु अंधे पृथ्वीराज द्वारा गोरी का वध और फिर दोनों मित्रों का एक दूसरे को मार डालना, कटार डाल के, तत्कालीन सामंती राजपूती मानसिकता की दृष्टि से दुखद अंत नहीं, गौरवपूर्ण अंत है। भाई हम उसके कैद में और हम चोटिल, फिर भी हम पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गोरी को मार देते हैं किसी के द्वारा कहे गए एक मंत्र के कारण, क्योंकि हमें शब्द भेदी बाण चलाना आता और हमने मार दिया। और फिर दोनों को, क्योंकि स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र मरेंगे, एक दूसरे को मार सकते हैं, हमको कोई नहीं मार सकता। बिल्कुल वही चंद्रशेखर आजाद जी वाली चीजें, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। जिस दौर में सच्चे क्षत्रिय को 18 वर्ष से अधिक, बता ना 18 वर्ष ले कुकुर जिए, उससे अधिक धिक्कार, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, को जीने की अधिक न जीने की सलाह दी जाती हो, जहां नायिका युद्ध में भगोड़ा होने के बजाय अपने पति की मृत्यु की दुआ मांगती हो, और जहां लड़ते लड़ते मरने वाला व्यक्ति ही अमर होता हो, वहां यह मौत थोपी हुई नहीं बल्कि मांगी हुई यानी कि अर्जित की हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब कि फिर वही बात कि जिस आधार पर ग्रंथ लिखा गया, जिस भाव को ध्यान में रख के ग्रंथ लिखा गया, यह खुद भाव का ही क्या करता है, आक्रमण करता है, अतिक्रमण करता है, ठीक है, आक्रमण नहीं अतिक्रमण करता है। तो ये बात यहाँ पे हमको देखने से मिलती है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @ऑफिशियल विकास करके आप इससे जुड़ सकते हैं। अभी तक हमने जो बात की वहां पे हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल की बात की। अब यहां से जो हम बात करने जाएंगे, पूरी तरीके से ध्यान लगा के सुन लीजिए,
भक्ति काल की हम लोग बात करेंगे, और भक्ति काल आप बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते, आपको नहीं मिस करना चाहिए। जब भक्ति काल की बात करेंगे तो भक्ति काल के दौरान हम उसकी जो 4 शाखाएं हैं, यानी कि सगुण में राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, और निर्गुण में संत धारा और क्या कहते हैं प्रेमाश्रय धारा और सूफी धारा संत या ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय या सूफी धारा को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और इनके जो सभी में जो प्रमुख कवि हैं उनकी जब बात करूं तो और ध्यान से, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी, जब भी इनकी बात हो, जिक्र हो, प्रॉपर अटेंशन देके आप कोशिश कीजिएगा कि उनको पढ़ें। आप कोशिश ये और कीजिएगा कि इस सीरीज को लगातार देखते रहें। वे छात्र जो किन्हीं कारणों से हिंदी साहित्य के कोर्स को नहीं ले सकते, ये उनके लिए हमने डिजाइन किया है। पर अगर आप हिंदी साहित्य, क्योंकि इसमें समय बहुत लगेगा, आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को एक लिमिटेड टाइम में अगर खत्म करना चाहते हैं तो आप studiiq.com पे जाके हमारे ऑप्शनल को वहां पे परचेज कर सकते हैं, मेरा कोड लगा सकते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।